जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। इस वक़्त मौलाना फ़ज़लुर रहमान के घर पे सेनेटर दिलावर ख़ान जो कि आज़ाद सेनेटर हैं, उनकी मुलाकात मौलाना फ़ज़लुर रहमान से जारी है। और सेनेटर दिलावर ख़ान से पहले सदर आरिफ़ अलवी जो कि साबिक़ सदर हैं पाकिस्तान के और तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा हैं, वो आए थे वफ़द की सूरत में मौलाना फ़ज़लुर रहमान से मुलाकात करने। मौलाना फ़ज़लुर रहमान से जब साबिक़ा सदर आरिफ़ अलवी मुलाकात कर रहे थे, तो सलमान अकरम राजा जो कि तहरीक इंसाफ़ के जनरल सेक्रेटरी हैं, अभी-अभी वो तहरीक इंसाफ़ के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं उमर अयूब की जगह पे। और सलमान अकरम राजा जो हैं वो तहरीक इंसाफ़ के एक ये कह सकते हैं कि वकला में से सबसे मज़बूत वकला के तौर पे और कौमी असम्बली के मेंबर के तौर पे वो मौजूद हैं। तो आज सलमान अकरम राजा और डॉक्टर आरिफ़ अलवी ने मुलाकात की मौलाना फ़ज़लुर रहमान से। ख़ास तौर पे आइनी तरमीम का जो मामला था और आइनी तरमीम के हवाले से तहरीक इंसाफ़ का जो मौक़िफ़ था, वो ज़्यादातर मौक़िफ़ वही था जिसकी वजह से वो मौलाना फ़ज़लुर रहमान को अपनी जीत का जो बुनियादी सबब करार दे रहे हैं, वो मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के लिए गए इक़दाम की वजह से वो समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ़ कामयाब हुई है। अभी जो अली अमीन गंडापुर थे, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि इनको शर्म आनी चाहिए, इन्होंने इस तरह की आइनी तरमीम पेश कैसे की, जब तक हम ज़िंदा हैं तो इनको इस तरह की तरमीम या बिल पेश करने की जुर्रत भी नहीं होगी। पास करवाना तो दूर की बात, हम जमहूरियत को बचाएँगे और पार्लियामेंट में इनको शिकस्त दी है, अब अदलिया में भी इनको शिकस्त देंगे। अली अमीन गंडापुर का ये मौक़िफ़ जो है अपनी जगह पे, लेकिन तसव्वुर ये हो रहा है कि जो अली अमीन गंडापुर की पार्टी है, वो अदलिया के साथ खड़ी होते हुए नज़र आ रही है। इससे पहले हम अली अमीन गंडापुर पे तज़िया करें या तहरीक इंसाफ़ पे तज़िया करें, लेकिन बुनियादी तौर पे ये सवाल भी पैदा हो गया है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के इस इक़दाम से, यानी कि तहरीक जो या आइनी तरामीम जो हैं, वो मंज़ूर नहीं हो सकी हैं। इससे क्या पार्लियामेंट जो है मज़बूत हुई या पार्लियामेंट कमज़ोर हुई? ये सवाल इस वक़्त ज़ेर बहस है। इस वक़्त ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज़ शरीफ की हुकूमत को, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज़ को शिकस्त हुई है और मौलाना फ़ज़लुर रहमान की फ़तह समझी जा रही है। और इस हवाले से जो भी मौलाना फ़ज़लुर रहमान से मुलाकात करने जा रहा है, वो यही तसव्वुर लेके जा रहा है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान कामयाब हुए और शहबाज़ शरीफ जो हैं या शहबाज़ शरीफ जो हुकूमत है, वो बिल लाने में, तरमीम करने में और कौमी असम्बली में आइनी तरमीम के हवाले से जो नंबर उनको चाहिए थे, वो हासिल करने में नाकाम हुए हैं। ख्वाजा आसिफ़ हों, राना सनाउल्लाह साहब हों या जो भी वफ़ाकी वज़रा हों, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हो, वो सब इस हवाले से उनके पास अपने-अपने जो वज़ाहती बयान मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल उनका ये भी मानना है कि उनके पास इतनी अक्सरियत हासिल नहीं थी जो कि 224 को पूरा करती कौमी असम्बली में। और 64-65 जो हैं वो सेनेट के अंदर भी उनके अराकीन होते, इतनी अक्सरियत वो हासिल करने में नाकाम रहे। बुनियादी सबब यही था कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने उनकी हिमायत नहीं की। और बुनियादी सबब मौलाना फ़ज़लुर रहमान के यहाँ जाएँ तो ये बताया जा रहा है कि जो आइनी मुसवदा था, वो आइनी मुसवदा जो था वो किसी के पास नहीं था। अगर वो मौलाना फ़ज़लुर रहमान को दे के और उसके बाद ये मामला पार्लियामेंट में लाते तो शायद इसमें पेशरफ़्त हो सकती थी। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के साथ आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने मुलाकात की थी, शहबाज़ शरीफ साहब ने मुलाकात की थी और पार्लियामेंट में मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने आके जो खिताब किए थे, तो वो खिताब नज़र ये आ रहा था कि आसिफ़ अली ज़रदारी साहब या शहबाज़ शरीफ साहब को जो है ना, वो हिमायत मिल चुकी है। क्योंकि इससे पहले मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब मौजूदा हुकूमत को या असम्बली को या इलेक्शन को तस्लीम करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। और उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ़ भी उनके मौक़िफ़ पे आए और इस्तीफ़ा दे या फिर पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट है, वो उसको तस्लीम न करे और दोबारा इलेक्शन करवाए जाएँ। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब का तकरीबन यही मौक़िफ़ था। लेकिन आसिफ़ अली ज़रदारी साहब और शहबाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकात के बाद मौलाना साहब ने जो खिताब किए, वो भी कौमी असम्बली के अंदर, मौलाना साहब के वो खिताब लग रहा था कि वो पार्लियामेंट को तस्लीम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे हुकूमत को उम्मीद पैदा हुई। और साथ में नवाज़ शरीफ साहब को या शहबाज़ शरीफ साहब को उनके वकला ने ये एक उम्मीद जो है वो हतमी तौर पे उन्होंने सूरत हाल को लॉक कर दिया कि बस काम हो गया, अब बिल पेश किया जाए या तरमीम पेश की जाए। तो सैटरडे और संडे के दिन, यानी कि जब छुट्टी के दिन होते हैं कौमी असम्बली के अंदर, तो ये बिल जो है वो
तरमीम के हवाले से जो तमाम मेंबरान के कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जो है ना वो बुला लिए गए संडे के दिन भी। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो उम्मीदें वाबस्ता थी मुस्लिम लीग नवाज़ की, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। बहरहाल ये सब ने देख लिया, आपने भी देख लिया कि सूरत हाल नतीजा क्या निकला। लेकिन अब सूरत हाल ये है, सवाल ये पैदा हो गया है कि पार्लियामेंट मजबूत हुई या कमज़ोर हुई। पार्लियामेंट और अदलिया की जो कानूनी जंग है, इसमें सिर्फ मौलाना फजल रहमान नहीं जीते, बल्कि ये कहा जा रहा है कि अदलिया जीत गई, या अदलिया के साथ जो मौक़िफ़ था तहरीक इंसाफ का, जैसे अभी अली अमीन गंडापुर साहब के अपने बयान में कह रहे थे कि हम अदलिया में भी इनको शिकस्त देंगे, पार्लियामेंट में शिकस्त दी लेकिन अब अदलिया में भी शिकस्त देंगे। तो तसव्वुर ये कहाँ से आया है कि अदलिया और पार्लियामेंट की ये लड़ाई? क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो मीसा की जमहूरियत की बात आज से नहीं कर रही, वो 2006 से कर रही है। इससे पहले भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब ज़िंदा थी तब से आइनी अदालत का तस्वुर जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़ेर बहस लाती थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। लेकिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई, ये मीसा की जमहूरियत तो उससे पहले हुआ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान। लेकिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई तो मीसा की जमहूरियत जो है वो पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा थी। और फिर आपने देख लिया कि जब चौधरी इफ्तिखार साहब का ज़माना था, वो तहरीक चलती थी, तो 18वीं तरमीम जब आसिफ अली ज़रदारी साहब या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हुकूमत ने आइनी तरमीम की, 18वीं आइनी तरमीम जिसे कहा जाता है, तब तस्वर ये था कि पार्लियामेंट को मजबूत किया जा रहा है। या आसिफ अली ज़रदारी साहब या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या पार्लियामेंट के जितने भी मेंबरान थे, उनकी तरफ से ये सूरत हाल सामने आ रही थी। लेकिन 19वीं तरमीम यानी कि तब की जो अदलिया थी, तब के जो चीफ जस्टिस थे चौधरी इफ्तिखार साहब, उनके ज़माने में आज बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम पे बंदूक रख के 19वीं तरमीम करवाई गई, और जो पार्लियामेंट ने अख्तियार दिए वो अख्तियार वापस अदलिया को दे दिए। तो तब से ये सूरत हाल है कि अगर पार्लियामेंट से ऐसी कोई तरमीम भी अगर सामने आ रही है, जिससे तस्वुर ये हो रहा है कि अब अदलिया के जो अख्तियार है वो पार्लियामेंट वापस ले रही है, आइनी अदालत बनाई जा रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट के होते हुए एक और आइनी अदालत होगी, एक और चीफ जस्टिस होगा जो कि आइनी अदालत के अंदर काम करेगा। तो अदलिया ने उस पर एक्शन लिया तब की अदलिया ने, और 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम सामने आई। पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे ये समझती है कि 19वीं तरमीम जो थी वो नहीं होनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो साहब भी यही बात कर रहे हैं कि अगर नवाज़ शरीफ साहब तब ये सूरत हाल समझते या मुस्लिम लीग नून तब ये सूरत हाल समझती, तो आज उनको जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ पेश ना आती। लेकिन बहरहाल वो माजी हो गया, और तब से लेके आज तक अदलिया के अंदर ये सूरत हाल मौजूद है कि पार्लियामेंट और अदलिया की लड़ाई, कानूनी लड़ाई कहें या अख्तियार की लड़ाई जो है वो चल रही है। इसीलिए इसको आज की सूरत हाल के साथ नथी न किया जाए कि ये खाली आज की सूरत हाल है या खाली काजी फायज़ ईसा साहब को। तब तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब समझ रहे थे कि मुझे माइनस किया जा रहा है या मेरी ताकत को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन आज के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से तो ये था कि उनको एक्सटेंशन दी जा रही है, यानी उनको और ताकतवर किया जा रहा है। लेकिन जो वकला तंजीमें थी, और उनमें भी ख़ास तौर पे हामिद खान साहब की तंजीम जो है, तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा हैं हामिद खान साहब, वो और तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब वो समझ रहे थे कि अदलिया इससे कमज़ोर होगी। पार्लियामेंट का सवाल तो बहरहाल मौजूद था, लेकिन शिकस्त हो गई शहबाज शरीफ साहब को, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, या ख्वाजा आसिफ साहब को, या मुस्लिम लीग नवाज़ को बहरहाल। लेकिन बावजूद इसके बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त फ्रंट पे आ गए हैं। उन्होंने राज शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान के घर वो पहुँचे। बिलावल भुट्टो साहब, खुर्शीद शाह साहब भी उनके साथ थे, नवीद कमर उनके साथ थे, और बाकी जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे वो भी उनके साथ थे। तो मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान से। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बिलावल भुट्टो ने, ये जो अभी वो मुतहरिक हुए हैं, तो उनका ये मानना है बिलावल भुट्टो का कि कम से कम जो मीसा की जमहूरियत में आइनी तरमीम का मामला था, ये तो बहुत सारे मामला थे ना, आइनी तरमीम जो अभी हो रही थी उसमें जो जज साहिबान हैं उनकी जो उम्र है वो 65 साल से 68 साल कर दी जाती, मुद्दत मुलाजमत जिनको कहा जाता है कि 65 साल में रिटायरमेंट के बजाय वो 68 68 में वो रिटायर हो जाए।
तो वो मौलाना फजल रहमान साहब तस्लीम करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, जिसके बिना पे फिर आइनी तरमीम और उसका मसवदा भी जो है वो मंजूर नहीं हो सका। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी का तो नुक्ता नज़र ये है कि आइन के अंदर वो तरमीम ज़रूर की जाए जिसमें आइनी अदालतें कायम की जाएँ। तो आइनी अदालतें कायम करने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब भी वो मुत्तफ़िक होते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉल पीयूष पार्टी के, और पीयूष पार्टी भी समझ रही है कि मुस्लिम लीग नवाज़ भी इस पे इत्तेफाक करते हुए नज़र आ रही है। पीयूष पार्टी का तो मंशूर में ये मौक़िफ़ ही है, मिसाल के जमहूरियत को अगर लें तो फिर नवाज़ शरीफ साहब का भी इसके अंदर मौक़िफ़ है कि अगर तब नहीं हुआ था तो कम से कम अब तो हो कि एक और आइनी अदालत काम करे। तो इस पे आइनी अदालत पे बिलावल भुट्टो साहब पेशकदमी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये बिल जो है या ये तरमीम जो है वो फिर से लाई जाए। बेशक उसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अब तो काज़ी फ़ैज़ ईसा क्योंकि 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं तो उनका तो इशू है नहीं। तो आइनी तरमीम के अंदर यानी आइनी अदालत कायम करने का जो नुक्ता है और बाकी और जो नुकात जिन पे कम से कम किसी को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है बल्कि सबका इत्तेफ़ाक होते हुए नज़र आए, तो वो तो कर ली जाए। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ भी इस पे एग्री करे, लेकिन ये सूरत हाल तो उसी जगह पे जाके पहुँचेगी। और वो ख़ास तौर पे चौधरी इफ्तिखार साहब के ज़माने में जो जज साहिबान थे उन्होंने फिर 19वीं तरमीम करा दी थी कि ये कैसे मुमकिन है कि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के होते हुए एक और आइनी अदालत कायम करके एक और चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए, तो ये हम होने नहीं देंगे और 19वीं तरमीम पर मजबूरन करनी पड़ी। तो आज भी एक दलील इस तरह की है कि जी सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ चीफ जस्टिस बैठता है, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस बैठता है। और आइनी अदालत अगर कायम होती है तो वहाँ पे अगर चीफ जस्टिस बैठेगा तो फिर क्या मतलब इससे क्या मसला होगा सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को। लेकिन जो जज साहिबान है सुप्रीम कोर्ट के वो ख़ास तौर पे तब के ज़माने के जब चौधरी इफ्तिखार साहब का ज़माना था, तब वो इस सारी सूरत हाल को इतना सादा नहीं समझ रहे थे, क्योंकि सियासत अंदर में और अख्तियार का मामला जो है वो सबको समझ में सूरत हाल आती है। अभी भी जो मखसूस सीटों का मामला और अचानक आइनी तरमीम के होते हुए ये मखसूस सीटों का जो फैसला 8 जज साहबान ने दिया, रजिस्ट्रार साहब जो है या डिप्टी रजिस्ट्रार साहब अब वो ये सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी ये फ़ैसला क्योंकि काज लिस्ट भी जारी नहीं हुई, कुछ भी नहीं, तो ये फ़ैसला फिर कहाँ से आ गया। इलेक्शन कमीशन भी इस पे सवाल उठा रहा है। लेकिन बहरहाल क्योंकि जज साहबान जो हैं वो तब के वो इतना सादा नहीं समझ रहे, और जो वकला हैं वो इस सारी सूरत हाल को कि आइनी अदालत कायम करने का मकसद जो है वो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को जो उनके अख्तियार हैं वो उनसे छीने जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को बाख्तियार बनाने के बजाय उनके अख्तियार कम किए जा रहे हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब यही कह रहे हैं, और बैरिस्टर गौर ने जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि हम अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हैं, यानी उनका जो पहले मौक़िफ़ था जो जलसे के अंदर उन्होंने खिताब किया था और फिर वो गायब हो गए थे और फिर वापस आए, फिर उन्होंने खिताब किया, तो उनके हवाले से बड़ा मौक़िफ़ था कि वो शायद इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात अच्छी नहीं लगी, या फिर सियासी सूरत हाल के हवाले से मीडिया से तो उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। लेकिन बैरिस्टर गौर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि तहरीक इंसाफ जो है अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ी हुई है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो ये है कि क्या जब परवेज़ मुशर्रफ ने चौधरी इफ्तिखार को हटा दिया था तो वकला तहरीक चली, तो आज अगर वकला बिलावल भुट्टो के सामने खड़े हो जाते हैं कि बिलावल भुट्टो भी ये कोशिश न करे जिस तरह आज़म नज़ीर तारड़ या शहबाज शरीफ ने कोशिश की, वो देख लिया कि उनके अराकीन मुकम्मल नहीं हुए, आइनी तरमीम नहीं हो सकी थी। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो दोबारा कोशिश करेंगे कि आइनी तरमीम हो, और वो आइनी तरमीम जिसमें अदलिया के अंदर अख्तियारात का मामला हो, एक आइनी अदालत कायम हो और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जज जो है वो वहाँ पे चीफ जस्टिस के तौर पे बैठे, तो ये फिर अदलिया करने नहीं देगी। बिकॉल जो हामिद खान साहब है तो ये वकला भी करने नहीं देंगे। तो मामला तो वहीं पे आके खड़ा हो गया कि चाहे किसी जज को एक्सटेंशन देने का मामला हो या मौजूदा जज साहिबान को 65 साल से 68 साल जो है उनकी उम्र बढ़ा दी जाए, तब भी उनके साथ मसला था। तो मसला क्या था कि भाई पार्लियामेंट ज़्यादा ताकतवर है या अदलिया ज़्यादा ताकतवर है, तो साबित तो यही हुआ कि जो अदलिया के साथ यानी अपने आप को नथी कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ हो या अली अमीन गंडापुर हो, वो तो वो ये कह रहे हैं कि हम अदलिया की मजबूती चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ मौक़िफ़ ये था कि हम तो पार्लियामेंट की मजबूती चाहते हैं। तो एक सूबे का जो वज़ीर आला है, यानी कि वो पार्लियामेंट का एक मुंतखब वज़ीर आला है जो कि पार्लियामेंट के अंदर है,
वो पार्लियामेंट की ताकत को इस तरह नहीं देख रहे जिस तरह अदलिया की मजबूती को देख रहे हैं। तब नवाज शरीफ साहब वाले ये समझ रहे थे कि चौधरी इफ्तिखार साहब को होना चाहिए और जो कुछ हो रहा है वो पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है। आज नवीद कमर साहब ने ये इस किस्म की स्टेटमेंट भी दी है। तो आज तहरीक इंसाफ बहरहाल वो अदलिया की तरफ देख रही है, वो पार्लियामेंट की तरफ इस तरह नहीं देख रही। लेकिन तस्वर ये हो रहा है मुस्लिम लीग नवाज के बिकौल के पार्लियामेंट इससे कमज़ोर होगी, पार्लियामेंट की ताकत में इजाफा होना चाहिए। स्पीकर साहब ने भी गुज़श्ता दिनों जब गिरफ्तारियाँ हुई तो स्पीकर अया सादिक साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि जो गिरफ्तारियाँ हुई उससे पार्लियामेंट कमज़ोर होगी, और फिर स्पीकर साहब ने एक्शन ले लिया था। अब वो तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार अरकान जो हैं वो अब कहीं कस्टडी में नहीं है, उनको रिहा कर दिया गया है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, जिनकी सियासत हमेशा ये रही है कि पार्लियामेंट मजबूत हो, ताकतवर हो, और वो आज भी इस कोशिश में लगे हुए हैं। आईनी दायरे के अंदर रहते हुए उन्होंने बड़ी जदोजहद की है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थे तहरीक इंसाफ के। उनका मौक़िफ़ जो है वो बड़ा सुनने के काबिल होगा कि अगर ये सवाल उनके सामने रखा जाए कि अदलिया को मजबूत करने की बात जो तहरीक इंसाफ या अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, क्या वो आपके मौक़िफ़ के करीब है, या पार्लियामेंट की मजबूती का सवाल जो है जो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही है या पार्लियामेंटेरियंस कर रहे हैं जो दूसरी साइड पे बैठे हैं, यानी आप अपोजिशन में बैठे हैं जो हुकूमती अरकान हैं, वो जो सवाल कर रहे हैं पार्लियामेंट की मजबूती का, तो आप कौन से मौक़िफ़ के करीब हैं? बहरहाल वो तो अपोजिशन का हिस्सा है, इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ है महमूद खान अचकज़ई साहब, लेकिन बहरहाल उनके सामने ये सवाल जो है बड़ा बहुत ही अच्छा सवाल कह लें या मजबूत सवाल कह लें कि महमूद खान अचकज़ई साहब का इस हवाले से जवाब क्या होगा। लेकिन बहरहाल सूरत हाल वहीं पर आकर खड़ी है कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत को नाकामी हुई है तो मामला तो वहीं था कि अदलिया या पार्लियामेंट, ये तरमीम अगर 26वीं तरमीम हो जाती तो मौलाना फजल रहमान साहब के बिकौल तो वो तो पहले से ही जो जज साहबान हैं उनके हवाले से उनका मौक़िफ़ है कि वो तो 65 साल भी नहीं होनी चाहिए थी, 62 साल होनी चाहिए उम्र। जो मुद्दत मुलाजमत है उनको 62 साल के बाद रिटायर होना चाहिए, आप और बढ़ा रहे हैं, तो वो तो इत्फाक नहीं कर रहे थे। लेकिन जो इत्फाक मौलाना फजल रहमान साहब के साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, जो अपोजिशन वाले, वो उनके साथ खड़े हो गए, मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपकी वजह से तहरीक इंसाफ हो या फिर अदलिया जो है वो उनके हक़ में यानी तरमीम आ गई, उनको कामयाबी मिल गई। तो वो मौलाना साहब भी अगर बिलावल भुट्टो साहब के साथ आइनी अदालत कायम करने के हवाले से खड़े हो जाते हैं तो इससे तो वकला जो है हामिद खान के बिकौल वो दूसरी साइड पे आ जाएंगे, वो अदलिया की तरफ आ जाएंगे। फिर अदलिया जो सवाल उठाएगी तो अदलिया के साथ अगर वकला खड़े हो जाएंगे, जैसा कि अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि हम अदलिया पार्लियामेंट में इनको शिकस्त दी है, अब अदलिया में इनको शिकस्त देंगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो अभी इस कोशिश में ज़रूर हैं कि तमाम सियासी तंजीमों से मशावरत की जाए। आइनी तरमीम जो है वो नहीं हो सकी तो कम से कम ये कोल्ड स्टोरेज में न चली जाए बल्कि वापस आ जाए, और जो बुनियादी नुकात हैं जिन पे तफज़ात हैं उनको निकाल के बाकी जिन पे इत्फाक हो वो जो है ना मंजूर करवाई जाए, जिसमें आइनी तरमीम के अंदर आइनी अदालत का जो सवाल है यानी आइनी अदालत कायम करने को मंजूर करवाया जाए। तो फिर सूरत हाल ये है कि जब अदलिया या फिर वकला, क्या वकला उस तरह की तहरीक चला सकते हैं जिस तरह चौधरी इफ्तिखार साहब को जब परवेज़ मुशर्रफ ने घर में बिठा दिया था अपने सामने तो वकला बाहर निकले थे, तो क्या वकला इस वक्त इस तरह की तहरीक चला सकते हैं कि हम कहें कि बिलावल भुट्टो की इस तजवीज़ को भी वकला नहीं मानेंगे, पार्लियामेंट की इस तजवीज़ को वकला नहीं मानेंगे? पहले तो सारे के सारे जो वकला हैं वो इस वक्त ऐसी सूरत हाल में नज़र नहीं आते क्योंकि आज़ाद ग्रुप भी है, प्रोफेशनल ग्रुप भी है। और दूसरा ये कि जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे उन्होंने भी पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये कहा था कि ये ऐसी तजावीज़ हैं कि मैं किसी भी बार एसोसिएशन में जाऊं एक बार एसोसिएशन भी मुस्तरद नहीं करेगी। अब वो दावा है क्योंकि ये तजावीज़ तो किसी ने पढ़ी नहीं है, लेकिन सूरत हाल बहरहाल यही है कि इस वक्त बिलावल भुट्टो अगर ये तजवीज़ लेके अब वो आइनी अदालत कायम करवाने चाहेंगे तो फिर देखेंगे कि वकला जो है बिल्कुल हामिद खान, क्योंकि वो तो है ही तहरीक इंसाफ का हिस्सा ना, वो देखें अदलिया में भी पहुंच गए कि ये जो आइनी तरमीम अभी हो ही नहीं पास, यानी उनका मुसवदा कहीं पे नहीं किसी को मिला और पास भी नहीं हुई, पेश भी नहीं किया गया, तो उनको रोकने के लिए वो लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त भी दे दी, जिस पे जो ख़ास तौर पे मीडिया के अंदर लोग हैं वो बड़ा हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं कि जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ तो
उनके खिलाफ अदलिया के अंदर दरख्वास्त कैसे इन्होंने दे दी थी। बहरहाल ये एक अलग मामला है, वो ज़्यादा ज़हन रखने वाले हैं, कानूनी ज़हन उनके पास है। तो हामिद खान अगर ये बात कर रहे हैं तो वो तहरीक इंसाफ का ज़हन है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के वकला भी होंगे, मुस्लिम लीग नवाज़ के आज़म नज़ीर तारड़ साहब तो मुस्लिम लीग नवाज़ के कानून के वज़ीर भी हैं और वो ज़ाहिर है वो वकला में शुमार भी होते हैं। तो उनका मौक़िफ़ यानी इस तरह की तहरीक कम से कम नज़र नहीं आ रही, जिसको हम कहें कि चौधरी इफ्तिखार साहब के ज़माने की तहरीक जो है वो अगर पार्लियामेंट के सामने खड़ी हो जाए। तब परवेज़ मुशर्रफ था, डिक्टेटर था और पार्लियामेंट भी उनके साथ थी, यानी तमाम सियासी जमायतें उनके साथ थी। लेकिन बहरहाल मौजूदा सूरत हाल एक और है कि अगर बिलावल भुट्टो आइनी अदालत कायम करने के लिए, मीसा की जमहूरियत को इम्प्लीमेंट करने के लिए, 18वीं तरमीम का स्पिरिट बहाल करवाने के लिए मैदान में आते हैं और पार्लियामेंट के अंदर 224 अरकान की हिमायत हासिल करने के लिए वो दोबारा मौलाना फजल रहमान के पास जाते हैं, तो क्या मौलाना फजल रहमान इस आइनी अदालत के नुक्ते पे कम से कम बिलावल भुट्टो का साथ देंगे और फिर आइनी तरमीम जो है ये मंजूर हो जाएगी, आइनी अदालत कायम हो जाएगी। और आइनी अदालत के क़याम के वक्त तहरीक इंसाफ अगर अपोजिशन करेगी या एहतजाज करेगी और उनके वकला एहतजाज करेंगे या उनके साथ जो जज साहबान होंगे वो राय उनकी तरफ अगर नज़र आएगी, तो फिर वो कितना बड़ा सियासी बहरान पैदा कर सकते हैं तहरीक इंसाफ वाले। और ये सूरत हाल क्या ऐसी दोबारा होगी जिसमें सवाल उठेगा कि पार्लियामेंट ज़्यादा मजबूत है या अदलिया को ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। बहरहाल ये तब जब सवाल पैदा होगा जब बिलावल भुट्टो साहब बाज़ाब्ता तौर पर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास इस हवाले से बुलाए जाएंगे, तो फिर ये सवाल ज़रूर पैदा होगा कि पार्लियामेंट को ज़्यादा मजबूत होना चाहिए या अदलिया को ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके साथ जितने भी अलाइज़ हैं वो तो उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के वकला और महमूद खान अचकज़ई साहब तहरीक इंसाफ के साथ यानी अपोजिशन के साथ खड़े हुए। मौलाना फजल रहमान लीड करते हुए कम से कम इस सारी सूरत हाल में वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कल जब मीसा के जमहूरियत का मामला और आइनी अदालत का मामला आएगा, तब देखा जाएगा कि पार्लियामेंट को मजबूत करने की तरफ कितने लोग हैं और अदलिया को मजबूत करने की तरफ कितने लोग हैं। लेकिन इस वक्त बहरहाल ये सवाल ज़रूर ज़ेर बहस है कि मौलाना फजल रहमान साहब के इस इक़दाम की वजह से पार्लियामेंट ज़्यादा मजबूत हुई या पार्लियामेंट ज़्यादा कमज़ोर हुई।